नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सीरीज का थर्ड वीडियो है। अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे CUET PG और UGC नेट कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो ऐसे विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप भोबेस 10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंसेप्ट ऑफ न्यू डेटेनेंट रेफर्स टू। तो पहले हम डिस्कस किए थे डेटेनेंट के बारे में, है ना। तो प्रीवियस ईयर में भी आया था। डेटेनेंट का मतलब क्या है, ईजिंग ऑफ रिलेशंस, मतलब कि जो रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो उसको जब हम रिलेशंस को ठीक करते हैं उसको हम डेटेनेंट कहते हैं, है ना, डेटेनेंट। तो न्यू डेटेनेंट क्या है उसको हम देखने वाले हैं। द री एमर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर टेंशंस, मतलब जो टेंशंस है कोल्ड वॉर का वो फिर से एमर्ज हो रहा है, ये तो नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ए सेकेंड फेज ऑफ इम्प्रूव्ड रिलेशंस बिटवीन राइवल नेशंस। तो जो राइवल नेशंस है, मतलब जैसे कि कोल्ड वॉर में चल रहा था ना, USA एंड USSR जो राइवल नेशंस थे उनके बीच में जो टेंशंस चल रहा था तो उसको खत्म करने के लिए डेटेनेंट आया था। तो ये सेकेंड फेज है उन्हीं जो टेंशंस है उसको खत्म करने के लिए। तो यही करेक्ट आंसर है। क्या है, ए सेकेंड फेज ऑफ इम्प्रूव्ड रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहा है सेकेंड फेज में बिटवीन राइवल नेशंस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यू डेटेनेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट द स्पाइरल मॉडल इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जो स्पाइरल मॉडल है इंटरनेशनल रिलेशन में, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट जार्विस। रॉबर्ट जार्विस स्पाइरल मॉडल इन इंटरनेशनल रिलेशन में इंट्रोड्यूस किए थे। तो स्पाइरल मॉडल क्या है, स्पाइरल मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ स्टेट्स एफर्ट्स टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, कि कोई भी स्टेट्स अपने सिक्योरिटी को मतलब कि इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, मिलिट्री वेपन्स को बढ़ाता है ना। और वो जो मिलिट्री वेपन्स बढ़ा रहा है, आर्म्स रेस इसलिए क्रिएट हो रहा है ना, कैन लीड टू एन आर्म्स रेस एंड इंक्रीज टेंशंस। वो अपने खुद के सिक्योरिटी के पर्पस के लिए जो आर्म्स और मिलिट्री वेपन्स बढ़ा रहा है ना, स्टॉक पाइल्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, एक आर्म्स रेस क्रिएट हो रहा है और टेंशंस भी इंक्रीज हो रहा है। तो यही स्पाइरल मॉडल है रॉबर्ट जार्विस का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या है और ये किसने दिया है, रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई, केनेथ वाल्च एंड जॉन मर्साइमर, हेंस मॉर्गेनथाउ एंड हेनरी किसिंगर, और सैमुअल हंटिंगटन एंड फ्रांसिस फुकुयामा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट कोहेन। ये लिबरल थिंक करते हैं ना तो इंटरनेशनल रिलेशन के, तो ये ही कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट दिए हैं। और क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में, वो जो रियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था ना, रियलिज्म को क्रिटिसाइज किया है ना। तो ये लिबरल साइड के थिंकर्स हैं, तो ये रियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं कि रियलिज्म क्या कहते हैं कि कोई भी स्टेट्स जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट जो कि है नेशनल इंटरेस्ट के लिए ही, मतलब कि किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाता है ना, वो अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको ही फुलफिल करना चाहता है और इसलिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता है, सिर्फ और मिलिट्री जो खेल होता है ना। तो इसी चीज को क्रिटिसाइज करता है कौन, जो रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई, और कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए ही मतलब स्टेट्स एक दूसरे से नहीं भिड़ते, ऐसा नहीं है ना, कि स्टेट्स जो है वो इकोनॉमिक है ना, कल्चरल और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो कनेक्टेडनेस है इसको ही कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई।
तो ये क्या कहता है कि चैलेंज करता है ट्रेडिशनल जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव था, जो आर्ग्यू करता था स्टेट और इंटरकनेक्टेड, कैसे इंटरकनेक्टेड होता है मल्टीपल चैनल से, जैसे इकोनॉमिक से, है ना, सोशल एंड पॉलिटिकल, रिड्यूसिंग द रोल ऑफ मिलिट्री पावर एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। और इसलिए जो मिलिट्री पावर का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा रिड्यूस होता है और कोऑपरेशन बढ़ता है ना, ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ता है। तो हम जब ट्रेड करते हैं, हमारे जो सोशल ट्रेड के साथ क्या होता है, इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वैसे कल्चरल भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कल्चर भी हम जानते हैं किसी दूसरे स्टेट्स का। तो यही कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म। तो ऑफेंसिव रियलिज्म से कौन ये कॉन्सेप्ट दिया है ऑफेंसिव रियलिज्म? तो केनेथ वाल्ज, जॉन मेर्साइमर्स, हेंस जे मॉर्गेनथाउ और जोसेफ नाई। तो जॉन मेर्साइमर्स, इसको याद रखना, जॉन मेर्साइमर्स ऑफेंसिव रियलिज्म के कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है, ऑफेंसिव रियलिज्म, ऑफेंसिव रियलिज्म मतलब क्या है कि कोई भी स्टेट्स क्या करता है, वो सीख करता है अपने पावर को एंश्योर करने के लिए, किस लिए, सर्वाइवल के लिए, और वही क्या होता है एक एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये ऑफेंसिव रियलिज्म, अपने सर्वाइवल के लिए हम क्या करते हैं, अपने पावर को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म थुसिडाइडस ट्रैप। जो थुसिडाइडस ट्रैप है, ये जो टर्म है, ये टर्म किसने कॉइन किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम एलिसन। ग्राहम एलिसन ने थुसिडाइडस ट्रैप जो टर्म है इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब क्या है थुसिडाइडस ट्रैप? तो देखिए, थुसिडाइडस ट्रैप क्या कहता है, द टेंडेंसी ऑफ राइजिंग पावर्स टू चैलेंज एस्टेब्लिश्ड पावर्स। क्या है, जो राइजिंग पावर्स है, जो राइजिंग पावर जैसे चाइना है, वो क्या करता है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड पावर है, हेजिमन पावर है जैसे यूएसए, उसको चैलेंज करता है, जो टेंडेंसी है ना। तो इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने का एक सिचुएशन क्रिएट होता है। तो यही थुसिडाइडस ट्रैप है। तो ये ग्राहम एलिसन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट पावर। तो स्मार्ट पावर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो याद है ना, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, तो पहले वीडियोस में बताया था, है ना। तो किसने दिया है सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट? जोसेफ नाई ने। वही जोसेफ नाई ने स्मार्ट पावर का कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो स्मार्ट पावर में क्या कहते हैं जोसेफ नाई की, अगर कोई स्टेट सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों पावर को यूज कर रहा है तो वो स्मार्ट पावर को यूज कर रहा है। और सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है? सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है, नो मिलिट्री पावर, है ना। हार्ड पावर होता है मिलिट्री पावर। जब हम मिलिट्री पावर को यूज करते हैं तो हम हार्ड पावर को यूज करते हैं। और जब हम हमारे कल्चर को, हमारे जो मतलब आइडियोलॉजी को यूज करते हैं, तब हम सॉफ्ट पावर को यूज करते हैं। और जो स्टेट दोनों पावर को, सॉफ्ट एंड हार्ड पावर को यूज करता है, वो स्मार्ट पावर को यूज करता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जोसेफ नाई। हाँ, स्मार्ट पावर कॉम्बाइन सॉफ्ट पावर, मतलब डिप्लोमेसी, कल्चर एंड हार्ड पावर्स, मिलिट्री, इकोनॉमिक सैंक्शंस टू अचीव फॉरेन पॉलिसी गोल्स। ठीक है, अब मतलब अपने फॉरेन पॉलिसी जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर दोनों पावर को यूज करते हैं कॉम्बाइन करके। हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म ऑफशोर बैलेंसिंग। जो ऑफशोर बैलेंसिंग जो टर्म है, ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जॉन मेर्साइमर। जॉन मेर्साइमर ही ऑफशोर बैलेंसिंग टर्म को मतलब कि इंट्रोड्यूस किया है। वो क्या कहते हैं ऑफशोर बैलेंसिंग में, कि वो कहते हैं कि जो यूएस शुड अवॉइड डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन। तो यूएस जो है उसको अवॉइड करना चाहिए डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन में, है ना। तो उसके बदले क्या करना चाहिए, रिलाई होना चाहिए किसके ऊपर, ऑन रीजनल एलीज टू बैलेंस पावर बैलेंस करने के लिए रीजनल एलीज के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, है ना, रिलाई होना चाहिए, ना कि मिलिट्री पावर को डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहिए। तो यही ऑफशोर बैलेंसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जागुआंग डिलेमा इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देखना, इसका मतलब क्या है। जागुआंग डिलेमा का मतलब होता है कि क्या है, ए सिचुएशन वेयर एनी एक्शन टेकन वर्सन ए स्टेट पोजीशन। यही जो
ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर की एक सिचुएशन है, मतलब कि कोई एक सिचुएशन में कोई अगर स्टेट ऐसा सिचुएशन में आ जाए कि वो स्टेट कोई भी डिसीजन ले, आगे जाने का डिसीजन ले या फिर पीछे जाने का डिसीजन ले, कोई भी डिसीजन ले वो वर्स हो जाएगा, अर्सन हो जाएगा, मतलब कि वही बुरा डिसीजन हो जाएगा। तो वही एक डिलेमा है, वही जो डिलेमा है वही जागजवंग डिलेमा है। समझ रहे हो कि एक ऐसे सिचुएशन में आ गया है कोई स्टेट, कुछ भी डिसीजन ले उसके लिए बुरा ही होने वाला है, तो वही होता है जागवान डिलेमा, ए सिचुएशन वेयर एनी एक्शन टेकन और सेंस ए स्टेट पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हु इंट्रोड्यूस द पावर नॉलेज रिलेशनशिप। जो पावर नॉलेज रिलेशनशिप ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? मिचेल फूको है ना, मिचेल फूको का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ पावर वैक्यूम। तो पावर वैक्यूम इन इंटरनेशनल रिलेशंस ऑकर्स। तो कब पावर वैक्यूम्स ऑकर होता है, कब आता है पावर वैक्यूम्स, उसको देखते हैं। ऑल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड थ्रू डिप्लोमेसी। मतलब कि जब सारे के सारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है डिप्लोमेसी के थ्रू, तब क्या पावर वैक्यूम आता है। या ए सिंगल कंट्री कंट्रोल्स ग्लोबल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पॉलिसीज। मतलब कि एक सिंगल कंट्री जो है, वन सिंगल कंट्री, वो सभी ग्लोबल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पॉलिसीज को कंट्रोल कर रहा है ना, तब क्या पावर वैक्यूम आता है। या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टेक फुल कंट्रोल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। मतलब कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वही जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसका फुल कंट्रोल ले लेते हैं अपने हाथ में, तब क्या पावर वैक्यूम आता है। या फिर ए डोमिनेंट पावर डिक्लाइंस क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी एंड कंपटीशन फॉर इन्फ्लुएंस। तो यही करेक्ट आंसर है कि जब एक डोमिनेंट पावर होता है वो डिक्लाइन कर जाता है, तब क्या हो जाता है, एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट होता है। जो इनस्टेबिलिटी एंड कंपटीशन है ना फॉर इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, वही पावर वैक्यूम होता है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु सेड वार इज मेयरली द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। मतलब कि वार क्या है, वार भी एक पॉलिटिक्स है ना, वार क्या है, एक पॉलिटिक्स है जो कि एक अलग टाइप का पॉलिटिक्स है ना। वार इज मेयरली द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल वॉन क्लोसविच। ओके, क्लोसविच, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना, कार्ल वॉन क्लोसविच ने दिया है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो ये जो बुक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, तो ये किसने लिखा है, फुकुयामा, सैमुअल हंटिंगटन, नोम चॉम्स्की एंड एंटोनियो ग्राम्स्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बुक लिखा है। जब 1991 में क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, फुकुयामा ऐसा मानते हैं कि लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी डोमिनेट कर गया, मतलब वही आइडियोलॉजी सरवाइव किया। तो इसलिए कहता है लिबरलिज्म जो आइडियोलॉजी है उसको ही लास्ट मैन कहते हैं, कि वही अब बच गया है, बाकी सभी खत्म हो गया। मतलब बाकी जो हिस्ट्री है सब कुछ खत्म हो गया है, फिर बस यही बचा हुआ है लिबरलिज्म, और यही आगे भी रहेगा। तो द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डिलेमा। तो जो सिक्योरिटी डिलेमा सिक्योरिटी कम्युनिटी, तो सिक्योरिटी कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्ल डुएज। कार्ल डुएज ने सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात किया है, सिक्योरिटी कम्युनिटी कार्ल डुएज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको देखो, कार्ल डुएज इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ द सिक्योरिटी कम्युनिटी व्हिच रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स दैट हैव डेवलप्ड स्टेबल पीस एंड रूल आउट द यूज ऑफ फोर्स इन देयर रिलेशंस। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक स्टेबल पीस को डेवलप करते हैं और रूल आउट करते हैं कि फोर्स है ना, द यूज ऑफ फोर्स इन देयर रिलेशन, अपने रिलेशंस में फोर्स को यूज नहीं करेंगे, वही सिक्योरिटी कम्युनिटी है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु इज नोन फॉर द कंसेप्ट ऑफ द सिक्योरिटी पैराडॉक्स। तो ये जो सिक्योरिटी पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट है, ये सिक्योरिटी पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, केनेथ वाल्ज, जोसेफ नाई, जॉन हर्ज और जॉन मर्साइमर्स।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जॉन हार्ज। जॉन हार्ज ने द सिक्योरिटी पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट दिया है। तो जॉन हार्ज इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द सिक्योरिटी पैराडॉक्स। सिक्योरिटी पैराडॉक्स का क्या मतलब है? द सिचुएशन वेयर एफर्ट्स टू इंक्रीज सिक्योरिटी कैन लीड टू ग्रेटर इनसिक्योरिटी। मतलब कि जब हम अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ करते हैं, कुछ एफर्ट्स करते हैं अपने सिक्योरिटी को इंक्रीज करने के लिए, वो एक ग्रेटर इनसिक्योरिटी को क्रिएट कर सकता है फॉर अदर्स, दूसरे के लिए। हम अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ काम कर रहे हैं और उसके लिए किसी दूसरे की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर, मतलब इनसिक्योरिटी उसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो पोटेंशियली एस्केलेटिंग टेंशन, जिसके कारण क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा। मान लो हम इंडिया कोई न्यूक्लियर वेपन्स बनाया तो पाकिस्तान को टेंशन तो बढ़ेगा ना, इसलिए मतलब उसको तो इनसिक्योरिटी फील होगा, तो इसलिए टेंशन क्रिएट होगा, है ना। यही है सिक्योरिटी पैराडॉक्स। मेड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो मेड जो डॉक्ट्रिन है वो किससे एसोसिएटेड है? बैलेंस ऑफ पावर से, न्यूक्लियर रिटर्न से, कलेक्टिव सिक्योरिटी और सॉफ्ट पावर से। तो इसको याद रखना, जो मेड है वो न्यूक्लियर रिटर्न से एसोसिएटेड है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिटर्न से। तो मेड इज अ कोल्ड वॉर न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी दैट प्रिवेंटेड war by ensuring total destruction if nuclear weapons were used। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बुक ग्रेट इल्यूजन। तो द ग्रेट इल्यूजन, ये जो बुक है द ग्रेट इल्यूजन, तो ये बुक किसने लिखा है? ये नॉर्मन एंजल ने लिखा है। इसको याद देखना, नॉर्मन एंजल द ग्रेट इल्यूजन बुक लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ फास्ट पावर। तो फास्ट पावर का जो कंसेप्ट है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? फास्ट पावर का कंसेप्ट किसने दिया है? तो जॉन चिपमैन। जॉन चिपमैन ने फास्ट पावर का कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है, जॉन चिपमैन इंटरनेशनल रिलेशन में। तो फास्ट पावर क्या है? फास्ट पावर रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ स्टेट्स, organization or individuals to rapidly project influence and achieve strategic objectives in a highly dynamic global environment. It contrasts with traditional power, which is often slow moving and institutionalized। ठीक है, समझ में आया फास्ट पावर क्या है? फास्ट पावर एक एबिलिटी है ना, एक एबिलिटी है किसकी? स्टेट की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की या फिर इंडिविजुअल की रैपिडली प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस एंड, मतलब एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए, अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को, है ना, इन ए हाईली डायनामिक ग्लोबल एनवायरनमेंट। जो आज का जो डायनामिक ग्लोबल एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में क्या होता है, जो हम अपने लिए, अपने स्टेट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी अपने लिए जो रैपिडली प्रोजेक्ट इन्फ्लुएंस करता है और अचीव करने की कोशिश करता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को, वही होता है फास्ट पावर। तो जॉन चिपमैन हु फॉर्मुलेटेड द रिस्क सोसाइटी। तो रिस्क सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने मतलब इंट्रोड्यूस किया है? रिस्क सोसाइटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्ड्रिच बेक। अल्ड्रिच बेक ने रिस्क सोसाइटी का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी आर्ग्यूज दैट द इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्की। जो ठीक है, एनार्की, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? एक एनार्किक है, बट कोऑपरेशन इज पॉसिबल थ्रू इंस्टीट्यूशन। मानता हूं कि एनार्की है बट कोऑपरेशन भी पॉसिबल है, कैसे? थ्रू इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हम कोऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा थ्योरी मानता है? तो रियलिज्म तो ऐसा नहीं कहेगा कि कोऑपरेशन पॉसिबल है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी नहीं होगा, मार्क्सिज्म भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म ऐसा मानता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द डेप्थ ट्रैप। तो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी इज कॉन्सेप्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद व्हिच कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी। ये शायद आपको पता होगा, चाइना के पॉलिसी। तो चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, डेप्थ ट्रैप के मतलब पता है ना कि चाइना क्या करते हैं, लोन देते हैं बहुत सारे, और जब लोन नहीं मतलब कि दे पाते कोई स्टेट, तो उसके जो एरिया है उसको ले लेते हैं, है ना, एक डेप्ट बहुत क्रिएट करता है, वही चीज़ है। डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी रेफर्स टू क्लेम्स दैट
चाइना प्रोवाइड्स लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, कि बहुत बड़ा लोन दे देगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, है ना। किसको? जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिसके पास मनी नहीं, जैसे श्रीलंका के साथ कुछ साल पहले हुआ ना श्रीलंका के साथ, व्हिच में स्ट्रगल टू रिपे, जब हम बहुत सारे लोन ले लेंगे तो उसको रिपे नहीं कर पाएंगे, उसके कारण क्या होगा? फोर्सिंग देम टू मेक स्ट्रेटेजिक कंसेंसस, है ना। तो वो ऐसा कहेगा कि हमें ये इतने दिन के लिए हमें ये दे दो, मतलब कि इस टाइप का जो सिचुएशन होता है, लोन नहीं दे पाते तो वही डेब्ट ट्रैप है। जस्ट वार थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस, तो जस्ट वार थ्योरी के बारे में पता होगा, जो वार के टाइम यूज होता है। जस्ट वार थ्योरी में क्या कहता है? जस्ट वार थ्योरी, द इनएविटेबिलिटी ऑफ वार इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, हाउ वार्स स्ट्रेंथन नेशनल इकोनॉमिक्स, द एथिक्स ऑफ व्हेन एंड हाउ वार्स शुड बी फॉट। तो यही है जस्ट वार थ्योरी। जस्ट वार थ्योरी क्या कहता है कि हमें कब वार करना चाहिए और कैसे वार करना चाहिए, ये दो चीज़ों के बारे में बताता है ना। तो जस्ट एड बेलम एंड जस्ट इन बेलो, इसको याद रखना, जस्ट एड बेलम एंड जस्ट इन बेलो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जस्ट वार थ्योरी से एसोसिएटेड है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन विल्सन्स 14 पॉइंट्स। तो 14 पॉइंट प्रिंसिपल के बारे में पता होगा। 14 पॉइंट प्रिंसिपल किसने दिया है? वुड्रो विल्सन ने दिया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, है ना। तब ये क्या किसकी बात नहीं किया है? नॉट इंक्लूडेड, है ना। तो फ्रीडम ऑफ द सी, फ्रीडम ऑफ द सी की बात क्या है? सीक्रेट ट्रीटीज बिटवीन नेशंस, तो ये जो सीक्रेटली कुछ करने की बात नहीं किया है। सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर नेशंस, इसकी भी बात क्या है? रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट्स की बात क्या है ना। फ्रीडम ऑफ सी की बात क्या है? मतलब कि कोई भी स्टेट्स क्या करता है, जा सकते हैं स्टेट, मतलब कि सी में। तो सी समझ रहे हो ना, युद्ध मतलब जो वार हो रहा था उस टाइम क्या होता है कि इतना एरिया इसकी होगा, उसी होगा, ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है। बट वो सीक्रेट स्ट्रेटेजीज की बात नहीं किया था, है ना। वो पीसफुल कोऑपरेशन आ सके, इसलिए 14 पॉइंट प्रिंसिपल दिए थे वुड्रो विल्सन ने। तो इसकी बात नहीं किया था, सीक्रेट ट्रीटीज बिटवीन नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए बैंड वागनिंग, है ना। बैंड वागनिंग का मतलब क्या है? कब बैंड वागनिंग होता है? तो बैंड वागनिंग एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है। क्या कहता है वो? स्टेट्स फॉर्म रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, तो ये बैंड वागनिंग नहीं होता है। जब कोई स्टेट्स रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स क्रिएट करता है तब क्या बैंड वागनिंग होता है? नहीं। ए वीक स्टेट अलाइंस विद ए राइजिंग पावर इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग, तो यही है बैंड वागनिंग। बैंड वागनिंग का मतलब क्या है? देखो, जो इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़ा एक नेशन है, बहुत बड़ा नेशन है, और एक नेपाल है या फिर भूटान है, छोटे छोटे नेशन है। तो ये जो नेशन है नेपाल, भूटान या फिर जो श्रीलंका हो गया, वो छोटे छोटे जो नेशन है, वो क्या करेगा? वो जो बड़े नेशन है उसके साथ क्या कंपटीशन में नहीं जाएगा ना, पावर बैलेंसिंग में नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे, उसके मतलब कि उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके साथ एलाइज बनेंगे। यही बैंड वागनिंग होता है। ए वीक स्टेट, जो वीक स्टेट होता है, एलाइज विथ ए राइजिंग पावर इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग, ना बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेगा, पावर बैलेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द MTCR। तो MTCR के बारे में पता है ना, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। तो MTCR के मेंबर नहीं है। कौन नहीं है? चाइना नहीं है MTCR के मेंबर, इसको याद रखना, चाइना MTCR के मेंबर नहीं है। तो द अरब स्प्रिंग लेड टू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन व्हिच कंट्री? द अरब स्प्रिंग लेड टू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन व्हिच कंट्री? तो ट्यूनिशिया, ठीक है। तो इसके साथ ही क्वेश्चंस खत्म होता है। अगर आप इस वीडियो के मतलब कि PDF चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस।